हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिनांक 24 मार्च को कक्षा 9th के हिंदी विषय के पेपर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं वही परीक्षा में आएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आने वाले हैं। तो देर न करते हुए फटाफट हम प्रश्नों पर चलते हैं विथ सॉल्यूशन। हम उनके आंसर सहित आपको प्रश्न बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति शाखा के कवि हैं। ज्ञान मार्ग की शाखा के हैं कि प्रेम मार्ग की शाखा के हैं, भक्ति शाखा के हैं, राम भक्ति शाखा के हैं। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। उत्तर आ जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव में है ही नहीं। तो इनमें से कौन सा है? कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल की समय सीमा है। आदिकाल की समय सीमा है 993 से 1318 तक, 1318 से 1947 तक, 1843 से 1643 तक, 1643 से 1843 तक। तो दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा पहला ही आंसर रहेगा सन 993 से 1318 तक। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा है। साहित्यिक अवधि है, राजस्थानी है, शुद्ध ब्रज भाषा है, साधुगढ़ी है। साधुकड़ी है, कौन सी है? साधुगढ़ी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम फटाफट। चौथा ऑब्जेक्टिव, चारू चंद्र की चंचल किरण में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि श्रीलेष अलंकार है कि रूपक अलंकार है? तो हमारा आंसर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसात्मक वाक्यम काव्य में परिभाषा दी है। आचार्य भामा ने, पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य दंडी। तो आचार्य विश्वनाथ ने दी है ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? उनको रस कहते हैं कि अलंकार कहते हैं, छंद कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं? तो उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे। रस के अंग हैं। रस के अंग हैं 2 है, 3 है, 4 है, 10 है। तो रस के 10 अंग होते हैं, सभी जानते हैं हम। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। एकांकी में अंक होता है, 1 होता है, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं। एकांकी में 1 अंक होता है। कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। अगला प्रश्न, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पढ़ाकू कहते हैं कि वाचाल कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनपढ़। इसमें बुद्धिमान आंसर है, जो कि गलत है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनपढ़। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, निपात कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक योग को, शब्द को, उसको शब्द कहते हैं। वर्णों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुँह की खाना का अर्थ है हार मानना, घूमना, घर जाना, भागना। तो ये सीधा सीधा देख रहा, मुँह की खाना, हार जाना, हार मानना। ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। पद्य है, रचना है, पद्य है, रचना है, व्याख्या है और उत्तर अभिव्यक्ति है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा अभिव्यक्ति है। कौन सा आंसर आ जाएगा? अभिव्यक्ति। पहला पद्य है, रचना है, व्याख्या है, अभिव्यक्ति है। तो क्या है? गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो ये क्या आ जाएगा? उत्तर अभिव्यक्ति है। चौथे वाला आंसर आ जाएगा उत्तर अभिव्यक्ति। हमारी नई संस्कृति की विशेषता है, यह समृद्धिशाली संस्कृति है, यह सर्वोत्तम संस्कृति है, यह अनुकरण की संस्कृति है, यह मूल्यों की संस्कृति है? तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा यह समृद्धि, यह समृद्धिशाली संस्कृति है। हमारी नई संस्कृति कैसी है? समृद्धिशाली संस्कृति है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? नानी घर छोड़कर चली गई थी, नानी स्वर्ग चली गई थी, नानी मायके चली गई थी, नानी लेखिका को दिखाई नहीं देता था? तो उसका आंसर आ जाएगा नानी स्वर्ग चली गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, रस के प्रकार। तो रस के प्रकार 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। अभी देखा हमने। मात्रिक छंद में गणना की जाती है, वर्णों की जाती है कि मात्राओं की? तो सीधी सी बात है, मात्राओं की जाती है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस है। तो रामचरित कैसा है? एक महाकाव्य है। कैसा है? एक महाकाव्य। संधि के भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। छंद के भेद होते हैं। तो छंद के कितने भेद होते हैं? 2, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक है। अब आ जाएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास सीधे सबको मालूम 6 प्रकार के होते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है, अलंकार मतलब गहने होते हैं। तो क्या होता है? गहना। प्रेमचंद जी साहित्यकार थे, यथार्थवादी थे या
देखो दोनों ऑब्जेक्टिव एक जैसे हैं तो इसका आंसर सीधा सीधा है यथार्थवादी। क्या आंसर आ जाएगा? यथार्थवादी, जो भी दिया है। अगला प्रश्न है, मेरे नाना पक्के माने खालिस्तान जाती थी, साहब अंग्रेजी या साहब अंग्रेज। तो मेरे नाना पक्के माने साहब जाती थी, पक्के माने साहब जाती थी, इसका आंसर आ जाएगा साहब। ये बुक से लिया गया है तो इसका आंसर आ जाएगा साहब। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नों पर आते हैं। 2-3 प्रश्न दिए इंपॉर्टेंट। रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो रस की परिभाषा लिखिए, किसी वाक्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। अब रस का उदाहरण, कोई से रस का उदाहरण लिख सकते हैं आप यहाँ। श्रृंगार रस का उदाहरण लिख सकते हैं, वीर रस का उदाहरण लिख सकते हैं, रौद्र रस का उदाहरण लिख सकते हैं, हास्य रस का उदाहरण लिख सकते हैं। मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज़ को फाड़ सकता हूँ, ये हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से कोई सा भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। रसात्मक वाक्यम काव्य, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। तो काव्य की परिभाषा होगी। अब मैं रस की परिभाषा है कि किसी काव्य को या साहित्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस, कोई से भी रस का एक उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकाव्य में खंडकाव्य में 3 अंतर लिखते हुए महाकाव्य उनके लेखकों के नाम भी लिखिए। तो महाकाव्य में खंडकाव्य में 3 अंतर क्या हो जाएंगे? पहला है, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, इसमें खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, इसमें केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अगला है इसका, महाकाव्य में अनेक सर्गों में विभाजित होता है महाकाव्य, और खंडकाव्य में केवल एक ही सर्ग में विभाजित होता है। एक ही सर्ग होता है, इसमें अनेक सर्ग होते हैं, इसमें एक ही सर्ग होता है। ये अनेक छंदों में प्रयोग होता है, कई छंदों का प्रयोग होता है, इसमें केवल एक छंद का प्रयोग होता है। इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसमें केवल जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। इस तरह महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर हो गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इनको ध्यान देना आप और इनको तैयारी करके जाना आप। अगला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? नाटक और एकांकी में अंतर है तो पहले नाटक का देखते हैं। नाटक में कई अंग होते हैं और एकांकी मात्र केवल एक अंग होता है। ठीक है ना। नाटक में दूसरा है, नाटक में आधिकारिक कथा वस्तु के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती है। नाटक में बहुत सारी कथाएं होती है कथा वस्तु के साथ साथ। और एकांकी में आधिकारिक तथा मूल कथा होती है, बस एक ही कथा होती है, उसमें कई प्रासंगिक कथाएं होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं और एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। बिल्कुल सही। नाटक दृश्य का वृहद रूप है और एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। नाटक दृश्य का बड़ा रूप होता है और ये लघु रूप होता है। तो इस तरह से हमने नाटक एकांकी में अंतर भी देखे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आए होंगे। कक्षा 9th में आने वाले जो हिंदी का पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको प्लीज़ याद करके जाना और अच्छे से नंबर लेकर आना। धन्यवाद।